बच्चों हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की फिजिक्स चैप्टर 13 काइनेटिक थ्योरी अणुगति सिद्धांत और भाग 3। सबसे आसान टॉपिक है ये, लेकिन बच्चों इसमें 20 सूत्र आएंगे और अगर वो सूत्र हमें याद हैं तो हम इस टॉपिक को आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको देखने होंगे इससे पहले वाले वीडियो, क्योंकि सारे सूत्र वहीं से आ रहे हैं। आपको पता है फिजिक्स में सूत्रों की ही वैल्यू होती है, सूत्रों से ही हम सारे मान निकाल लेते हैं। अगर हमें सूत्र पता है तो हम फिजिक्स को बिल्कुल आसान, हमारे लिए वो फिजिक्स क्या होती है, आसान हो जाती है। ठीक है बच्चों, अगर आपको इसमें कहीं समस्या है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, ध्यान सुनिए। तो बच्चों कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाइए और आज हम जानते हैं स्वतंत्रता की कोटियाँ, ऊर्जा का समविभाजन नियम और गैसों की विशिष्ट ऊष्मा। फिर से आपको बता दूं कि बहुत आसान टॉपिक है। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्वतंत्रता की जो कोटियाँ हैं क्या होती हैं। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम क्या होती है, आज़ाद रूप से घूमना। तो एक अणु स्वतंत्र रूप से कितनी दिशाओं में गमन कर सकता है, या ये कहें कि किसी अणु की स्थिति को व्यक्त करने के लिए कौन कौन सी विद्याएं, कौन कौन सी दिशाएं हमें आवश्यक होती हैं, वो क्या होती है, उस अणु की डिग्री होती है, स्वतंत्रता की कोटियाँ होती हैं। कोई अणु या परमाणु जितनी दिशाओं में स्वतंत्रतापूर्वक गति करता है या कर सकता है, उनकी संख्या क्या होती है बच्चों, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है, स्वतंत्रता की कोटियाँ होती हैं। ठीक है, अब स्वतंत्रता की कोटियाँ जो होती हैं बच्चों वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है स्थानांतरण। स्थानांतरण जैसे मैं चल रहा हूँ, ये स्थानांतरण है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। घूर्णन, रोटेशन करते हुए जाना, रोटेशन करते हुए नहीं, किसी एक बिंदु के चारों ओर घूमना। कंपन, कंपन होती है बच्चों अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण। ठीक है, तो अब ये तो हो गए 3 प्रकार। अब 3 प्रकार में चलो देखते हैं। जो स्थानांतरण है मैंने आपको बताया, ये वो या तो स्थानांतरित गति कह सकते हो या आप उसे रेखीय गति भी कह सकते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सीधी रेखा में जाना। ठीक है, तो उसके कारण उत्पन्न होती है। घूर्णन उत्पन्न होती है किसी एक बिंदु के चारों ओर रोटेशन करने से उत्पन्न होती है। ठीक है, और कंपन होती है अणुओं की कंपन गति, यानी जो ऊर्जा उसको प्राप्त होती है और फिर वो कंपन करते हैं उसके कारण। स्थानांतरण में अधिकतम संख्या बच्चों होती है 3। घूर्णन में इनकी संख्या अणुओं की संरचना पर निर्भर करती है। बस 3 तो होनी है, प्लस घूर्णन के कितने में कर रही है, तो वो हो सकता है 2 में कर रही है, तो 3 2 5 अक्ष के सापेक्ष घूम रही है और वाई अक्ष के सापेक्ष घूम रही है, तो 5 भी हो सकती है। प्रत्येक कंपन तरीके के लिए कंपन की स्वतंत्र कोटियाँ 2 होती हैं, वो डिपेंड करती हैं स्थितिज ऊर्जा और गति ऊर्जा कंपन पर, यानी ये 7 भी होती हैं और 6 भी होती हैं। ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करती हैं उनकी ऊर्जाओं पर कि क्या वो कण स्थिर है, स्थिर एक जगह पर कंपन कर रहा है, या वो गतिशील अवस्था में कंपन कर रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात करते हैं कि कोटियाँ किसकी कितनी होती हैं। चलो, आदर्श गैस, सबसे पहले हम बात करें आदर्श गैस। तो आदर्श गैस तीनों दिशाओं में स्वतंत्र रूप से घूम सकती है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, और उसकी कोटि है 3। कारण क्या है उसका, स्थानांतरण। ठीक है, एक परमाणु गैस, ये जो है आपका डायलॉग केमिस्ट्री में, हिमानी आकर करे आयरन पे जलवा, जो भी रसायन विज्ञान में आपने आवर्त सारणी याद करने का जो डायलॉग याद कर रखा है, उस डायलॉग के अनुसार ये हो गया। इनकी 3 होती हैं, और एक परमाणु गैसों के लिए ध्यान रखना, एक परमाणु गैसें होती है ना, वो स्वतंत्र मुक्त आकाश के अंदर 3 कोटि रखती है स्थानांतरण के लिए। द्विपरमाणु गैस होती है N2O2 H2, तो इनमें बच्चों 3 + 2 होती हैं। 3 तो होती है स्थानांतरण के लिए, जैसे ये हो गया आपके। ठीक है, अब एक तो ये ऐसे घूमेगी और एक ये ऐसे घूमेगी। ठीक है, एक तो मान लीजिए कि एक्स अक्ष है, तो एक तो उसके ऊपर की होगी, एक वाई अक्ष के लिए ऐसे होगी। वैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो एक तो ये हो जाएगी ऐसे, ठीक है, और एक हो जाएगी ऐसे, तो 2 कोटि वो जुड़ गई। तो घूर्णन के कारण ठीक है, वो कैसे घूम सकता है, जैसे अब ये बिंदु है तो इसके ऐसे घूम रहे हैं अपन। ठीक है, और ये बिंदु है तो इसके ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है, तो 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और रेखीय अणु और अरेखीय अणु ये होती है बच्चों त्रिपरमाणुक। क्या होती हैं, त्रिपरमाणुक गैसें होती हैं। और त्रिपरमाणु गैसों में रेखीय अणुओं के लिए होते हैं 7 और अरेखीय के लिए होते हैं 6। इसमें 7 में क्या होता है, 3 होती है स्थानांतरण के कारण, 2 होती है घूर्णन, और 2 ही उस अक्षों के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, उसमें कंपन होते हैं। और अरेखीय अणु में क्या होते हैं बच्चों, 3 स्थानांतरण और 3 घूर्णन, यानी जिस तरफ जाते हैं उसी तरफ कंपन करते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, घूर्णन वाले अक्ष 2 नहीं होंगे। तो ये कितने हो गए, 3 2 5 2 7, ये हो गई 6। ठीक है, याद रखना आप तो आदर्श गैस वाली याद रख लेना कि स्वतंत्र कोटियाँ कितनी होती है, 3 होती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का समविभाजन नियम, मैक्सवेल ने नियम दिया था कि उसमें साम्य अवस्था की स्थिति में जो गैस के एक अणु की जो औसत ऊर्जा है, क्या है, औसत ऊर्जा, वो स्वतंत्रता की सभी कोटियों में, जितनी भी कोटियाँ हैं, चाहे वो एक्स अक्ष की है, चाहे वाई अक्ष की है, चाहे जेड अक्ष की है, उसमें समान रूप से क्या होती है, डिवाइड होती है, विभाजित होती है।
तथा प्रत्येक कोटि में जो उसकी औसत ऊर्जा है वो बच्चों होती है 1/2 kT। कितनी होती है? 1/2 kT होती है, ध्यान रखना। और जहाँ K क्या है? बोल्ट्जमान नियतांक है, और T है गैस का परमताप। ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि प्रत्येक कोटि के अंदर ऊर्जा का मान होता है 1/2 kT। यदि कोटियों की संख्या f है, यदि कोटियों की संख्या f है तो E बराबर U बराबर F/2 kT। जैसे हमने कहा 1/2 kT होती है, 1/2 गुणा कर दिया उसको f से, तो क्या आ गया? F/2 kT। और अगर संख्या Na के लिए तो क्या आ जाएगा? f तो है ही साथ में, और ये है 1/2 kT, और गुणा में क्या आ जाएगा? Na आ जाएगा। और हमें पता है कि जो बोल्ट्जमान नियतांक होता है वो होता है R/Na। तो ये बन जाएगा R, और गुणा कर दीजिए इसको आप, K बराबर R/Na। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर? सोल्व करते हैं इसको, 1/2 F/RT Na और गुणा K, दोनों को मिलाकर हमने लिख दिया यहाँ पर R। ये तो हो गया K के साथ, यहाँ आ गया R, और ये बन गया सूत्र किसका? कोटियों की संख्या के लिए ऊर्जा का मान। जगह आपको कोटियों मान दिया हुआ है और गैस नियतांक फिक्स है और T भी फिक्स है, तो E बराबर 1/2 F। तो N मोल गैस के लिए N से गुणा कर दीजिए, तो 1/2 F/RT, इसको गुणा कर दिया हमने स्मॉल n से, ये हमारा आ गया कोटियों की संख्या के लिए सूत्र। ओके, अब बच्चों इसमें हम ज्ञात करते हैं विशिष्ट ऊष्माधारिताओं के मान। विशिष्ट ऊष्माधारिता हम चैप्टर 11 में पढ़ चुके हैं कि क्या होती है। अब हम इनके मान निकालेंगे, ठीक है। चलो कैसे निकालेंगे देखें। तो एक परमाणु गैस के लिए जो डिग्री होती है, अभी मैंने सारणी में बताया था आपको, 3 होती है। ओके, और E का सूत्र होता है 1/2 F/RT। अभी किया हमने, F की जगह आप रख दो 3 रख दिया, तो क्या आ गया? 3/2 RT। ओके, अब 3/2 RT है तो DE/dt, ताप के सापेक्ष इसका कीजिए आप अवकलन, DE/dt। तो ये मान किसका आएगा? CV का। अब आपको CP और CV के मान निकालने, ठीक है। तो CV का मान तो आप निकालेंगे किससे? ऊर्जा के अवकलन से, और CP प्लस, ठीक है, CV, इनके मान आपको निकालने हैं मेयर संबंध से। तो CV DE/dt हो गया, तो DE/dt E का मान रख दीजिए आपने, 3/2 RT हो गया। अब T से dt कट जाएगा, T से T मान लीजिए आप, क्या बच गया? 3/2 R, क्या बच गया? जूल में। इसको आपने बटा J कर दिया, ये हो गया कैलोरी में, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 12 से आया है। 3/2 R/J क्या हो गया? कैलोरी हो गया। अब CP बराबर CV प्लस R, ये क्या होता है बच्चों? मेयर संबंध होता है। कौन सा? मेयर संबंध, जो चैप्टर नंबर 12 में है, ठीक है। तो CP बराबर CV प्लस R, तो CV का मान ये हो गया 3/2 R, ठीक है, प्लस ये एक R हो गया। अब R को हमने ले लिया कॉमन, तो ये आ गया 3/2 प्लस 1, इसको सोल्व किया तो ये आ गया 2 और 3 प्लस 2, और ये आ गया 5/2 R जूल। किसका मान है ये CP का है, CV का यहाँ पर है। तो हम इसको आगे सोल्व करते हैं। गामा बराबर होता है CP/CV, यानी CP और CV का जो अनुपात है वो क्या होता है? एक विशेष नियतांक होता है जिसे हम क्या करते हैं? गामा कहते हैं। तो CP का मान हो गया 5/2 R, CV का हो गया 3/2 R, भाग दिया, 2 से 2 कट हो गए, 5/3, ये आ गया 1.67। अर्थात एक परमाणु गैसों की विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है 1.67। द्विपरमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्मा आपको सारणी में बताया था, F का मान कितना होता है? 5 होता है। सूत्र है E बराबर 1/2 F/RT, तो F का मान कितना है? 5 है, तो ये आ गया 5/2 RT। CV का मान कैसे निकालेंगे? DE/dt से निकालेंगे। तो E का मान हमने रख दिया 5/2 RT, ये T कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 5/2 R जूल आ गया, और बट्टा में J लगाकर हमने कर दिया इसको कैलोरी में। इसकी आने जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर से हमने ले लिया मेयर संबंध, मेयर संबंध से इसको वापस सोल्व करते हैं। कौन संबंध है ये मेयर संबंध है। अब मेयर संबंध से हम इसको वापस सोल्व करते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा CV का मान कितना है? 5/2 R प्लस R। इसको फिर सोल्व कर दीजिए, कितना आएगा? 7/2 R आएगा। तो बच्चों गामा इक्वल CP/CV, CP का मान 7/2 R है, CV का कितना है? 5/2 R है, 2 से 2 कैंसिल, 7/5, तो ये आ गया 1.4 हो गया। तो ये किसका मान था? द्विपरमाणु गैसों की विशिष्ट ऊष्मा का मान है। अब है त्रिपरमाणु की। त्रिपरमाणु में आपने देखा था सारणी में 2 प्रकार के गैस हैं, एक अरेखीय और एक रेखीय। अरेखीय के लिए होता है F बराबर क्या है? 6 है। चलो 6 के लिए निकालते हैं, तो 1/2 F/RT, ठीक है। F का मान भाई एक अरेखीय और एक रेखीय, हम निकालें 6 के लिए, F बराबर 6 के लिए। तो F का मान 6 कर दिया, तो 6/2 कितना आ गया? 3 आ गया। तो DE/dt CV का मान निकालें 3RT, ये T कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 3R, और बट्टा में J लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? कैलोरी हो जाएगा। तो 3RT DE/dt, ये लीजिए सोल्व कर दिया, 3R जूल आ गया। अब हम निकालेंगे यहाँ से किसका मान? बटा J कर दिया इसको, 3R साथ में है, 3R/J। CP और CV प्लस R, ये क्या है बच्चों? मेयर संबंध।
मेयर संबंध के साथ इसका मान दोबारा निकालते हैं। तो Cp बराबर Cv का तो निकाल चुके हैं, Cp निकालते हैं 3R + R कितना आ गया 4R। अब गामा का अनुपात, गामा का मान Cp/Cv, Cp का है 4R और Cv का है 3R। तो यहाँ से R से R कैंसिल हो गया, 4/3 बराबर आ गया 1.33, जो महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, ये एरे के अणुओं के लिए क्या है, विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है। रेखीय अणु के लिए बात करते हैं। यहाँ जो डिग्रीज है वो है कितनी बच्चों, 7 है। F का मान कितना है, 7 है। तो 7 के लिए हो गया 7/2R और Cp और Cv+R, फिर से क्या आ गया, मेयर संबंध आ गया। और इस संबंध के साथ इसको सोल्व करते हैं तो ये बन जाएगा Cp और Cv+R। Cv का मान 7/2R + R है, तो ये फिर सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 9/2R आ जाएगा। गामा फिर से अनुपात निकालते हैं, Cp/Cv 9/2R बटा 7/2R। इसको सोल्व किया, गामा 9/7 बराबर 1.28। तो ये आ गया रेखीय अणुओं के लिए विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात। अब बात करते हैं बच्चों ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा धारिता की। तो कोई ठोस जो पदार्थ होता है वो n परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ये हमें पता है। और उस प्रत्येक परमाणु की संतुलन स्थिति या साम्य स्थिति में वो जो कंपन करता है इधर उधर, तो उसकी एक विमीय कंपन की औसत ऊर्जा क्या होती है बच्चों, इधर उधर कंपन कर रहा है, साम्य स्थिति की इधर और उधर, तो दो साइड होगी ना, 2 × 1/2 kT। तो क्या आ जाएगा ये ओनली kT। और इसलिए त्रिविमीय के लिए क्या, ये एक विमीय आ गया kT, त्रिविमीय हो जाएगा 3 kT की औसत ऊर्जा। तो औसत ऊर्जा मान हो गया 3 kT। चलो सोल्व करते हैं आगे। तो ठोस के 1 मोल के लिए अगर N/Na और उसकी कुल आंतरिक ऊर्जा U बराबर क्या हो जाएगी 3 kT त्रिविमीय गुणा अवगाद्रो नंबर। टोटल अणु कितने हैं, अवगाद्रो नंबर है। इसको सोल्व कर दीजिए तो आपको पता है K बराबर होता है R/Na, तो R बराबर हो जाएगा K/Na। ठीक है, तो ये यहाँ K और Na की जगह क्या आ गया, R आ गया। ठीक है, और नियत दाब पर ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से जो हम चैप्टर नंबर 12 से लेकर आए, P∆V इसको उपेक्ष नहीं कर दीजिए, मतलब तिरस्कार नगण्य कर दीजिए, बच गया du। तो ΔQ बराबर हो गया du। तो ΔQ/ΔT बराबर du/dt बराबर क्या आ गया 3R। टेम्परेचर हट गया, बट्टा में टेम्परेचर था वो T को T कट कर देगा। 3R, R का मान कितना होता है 8.31 होता है। इसको सोल्व कर दीजिए, ये आ गया 24.9 J/mol गुणा केल्विन। अब बच्चों बात करते हैं जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता की। जल को भी हम ठोस की तरह मान लेते हैं कि H2O के अकॉर्डिंग प्रत्येक परमाणु के लिए औसत ऊर्जा मान कितना होगा 3 kT होगा। जल के पास कितने परमाणु हैं, 3 है, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन के हैं। अतः इसके 1 मोल में जो आंतरिक ऊर्जा है वो कितनी होगी, देखो 3 kT गुणा Na बराबर क्या हो जाएगा 9RT। K और Na हो गया। अब भाई एक अणु के लिए तो इतना होता है, ठोस में एक अणु के लिए था, इसमें 3 के लिए तो 3 से गुणा कर दीजिए और K और Na का मान हो जाएगा R, तो ये हो गया 9RT। ΔQ/ΔT बराबर du/dt। C का मान निकालते हैं तो T से T कट जाएगा, क्या बचेगा ओनली 9R बचेगा। बराबर R का मान आपको पता है 8.31 होता है, तो आ जाएगा 75 J/mol गुणा केल्विन। लगभग भी मान आएगा, बट जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता आप याद कर लेना, इसमें कितनी आई है 75 J/mol गुणा केल्विन। बच्चों एक सवाल भी साथ में कर लेते हैं। एग्जाम्पल 13.8 है, 44.8 लीटर नियत धारिता के एक बेलनाकार बर्तन में HTP पर हीलियम गैस भरी हुई है। कौन सी, हीलियम गैस। और इस गैस के ताप में 15 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, जबकि R का मान हमें पता है 8.31 जूल इंटू मोल इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स। ठीक है, सॉल्व करते हैं। HTP मानक ताप दाब पर आयतन का मान कितना है 44.8 लीटर है। ताप वृद्धि ΔT 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी 15 केल्विन है। ठीक है, गैस नियतांक R का मान फिक्स है। ओके, इसको गुणा कर दीजिए आप, जूल इंटू बटा मोल इंटू केल्विन है। HTP पर कंसेप्ट है, एक मोल गैस का आयतन हमेशा याद रखना कितना होता है 22.4 लीटर होता है। और गैस के लिए आयतन 44.8 लीटर, मोल उसके कितनी बच्चों 2 है। अब आयतन नियत है, यदि स्थिर आयतन मोलीय विशिष्ट ऊष्मा CV है तो ये अपन ऊष्मागतिकीय प्रथम नियम से निकाल देते हैं, ΔQ बराबर NCV∆T। सोल्व करते हैं तो CV का मान हमें पता है कितना होता है, एक मोल गैस हीलियम के लिए 3/2 R होता है, आज ही हमने पढ़ा है। तो ΔQ बराबर वापस से, यानी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, n का मान हो गया 2, CV का आ गया यहाँ से 3/2 R और ΔT का मान है 15, ये लीजिए। तो 3/2, ये R का मान हो गया 8.31, n का मान हो गया 2 और गुणा 15 ΔT का मान हो गया, ये लगभग कितना आ गया 373.95 जूल, लगभग 374 जूल। तो बच्चों इस वीडियो में हमने ABCD ही पढ़ी है किसकी, गामा = Cp/Cv की। और अगले वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि ये जो अणु है वो जब गति करते हैं तो इनकी मध्य टक्कर होती है, उसमें कितना समय लगता है और ये कितना पथ तय करते हैं। इसके लिए बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।